पिक्चर चालू करो बे। तो शुरुआत प्रियंका जी से करते हैं। और प्रियंका चतुर्वेदी, सवाल आपसे है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक है या ठीक ठाक दिखाने का प्रयास हो रहा है? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप मुझे बताइए अमीश जी, आपको सब ठीक ठाक लग रहा है? कि अभी 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में, जबकि पूरी दुनिया भर में पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए से बढ़ा दिया गया रातों रात, उस समय पर जब जनता को राहत की सांस मिलनी चाहिए थी? क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि अगर सिंगापुर के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, देश विदेशों के प्रधानमंत्री को आप देखेंगे, वो जनता के बीच जाकर बता रहे हैं कि टैरिफ, जो यूएस टैरिफ इम्पोज हुआ है, वो किस तरीके से हमारे ट्रेड पे प्रभाव डाल सकता है। जनता को कॉन्फिडेंस में लिए हैं? नहीं लिए हैं। क्या हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक भी बार पार्लियामेंट में टैरिफ्स के बारे में बात की है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बल्कि कॉमर्स मिनिस्टर को स्टार्टअप इंडस्ट्री को एनकरेज करने की बजाय महाकुंभ में जाकर कहते हैं क्या जिंदगी भर दुकानदार बने रहोगे, चाइना को देखिए। अरे चाइना जैसा आप सपोर्ट भी तो करिए, पॉलिसी से सपोर्ट करिए, फंडिंग से सपोर्ट करिए। आज देश के 80 लाख लोग राशन पे निर्भर हैं, रोजगार कहाँ है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इमरान मसूद, प्रधानमंत्री भी राइजिंग भारत के मंच पे थे और प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने बोला कि वक्फ से जुड़े बिल का संसद में पास होना सामाजिक न्याय की दिशा में लिया गया एक बड़ा कदम है। लेकिन ये जो डिबेट है, मूल रूप से विपक्ष जो है वो अपीजमेंट की कर रहा है, विपक्ष तुष्टीकरण करना चाहता है। ये प्रधानमंत्री का कहना था कल इसी मंच से। कुछ भी जब आपने वक्फ की बात मैंने प्राइम मिनिस्टर को कोट किया जी, वक्फ की बात की, और प्रधानमंत्री ने जब ये एक बार जब आए, उन्होंने कहा कि मैं देश के अंदर मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। गरीब मुसलमानों को हक मिल रहा है। मैं बोल रहा हूं ना जी जी। जब उन्होंने ये बात बोली थी तब ये बहुत अच्छा लगा था कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है, लेकिन करना उसके बिल्कुल उलट है। मदरसे में कुरान पढ़ते हैं तो मदरसों पर ताला लगा देंगे। मदरसों का रजिस्ट्रेशन 2016 से रोका हुआ है कि मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी, जहां से कंप्यूटर पर बच्चे पढ़ सकते थे, आप सारी स्कॉलरशिप रोक देंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लगातार फंड के अंदर कटौती करते चले जाएंगे और 2 सेंटर उसके बंद होने के कगार पर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर ये आप उम्मीद करेंगे कि आप मुसलमान की शिक्षा की बात करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड के लिए कहा, सबसे पहली बात, मैं चूंकि जेपीसी का मेंबर था, मेरे पास सूचना आई थी जेपीसी में कि हमारे पास 9 लाख एकड़ लैंड है, 9,44,000 एकड़ लैंड है। लेकिन वो 9,44,000 एकड़ लैंड पिछले 8 महीने के अंदर 39,000 एकड़ कैसे हो गई, ये समझ से बाहर है। और ये कौन सा आंकड़ा आया, ये भी समझ से बाहर है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, आपको यही नहीं पता है। इमोशनल डैम इट। आपकी सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि हमने 100% प्रॉपर्टीज का डिजिटलाइजेशन करा लिया है। लेकिन जब आप जेबीसी के अंदर आते हैं तो कहते हैं नहीं कराया है। आप सुप्रीम कोर्ट में बोल कर आए हो, और सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा है, हमारे किरण रिजिजू साहब पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देते हैं कि 4,99,000 से लगभग दुगनी प्रॉपर्टी हो गई। अरे भाई, दुगनी प्रॉपर्टी कैसे हो गई? किसी ने वक्फ तो किया नहीं, किसी ने वक्फ नहीं किया। इतना हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है, 90% वक्फ प्रॉपर्टीज 1906 से पहली हैं। 1906 डेट किस लिए कोट कर रहा हूं कि 1906 के बाद ये तो देश की संसद भी किसी ने वक्फ की बोल दी। प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा था उसको भी वक्फ पे का बोल दिया। मुझे आप बोलने का मौका दीजिए। जी जी, 20 सेकंड। जब पार्लियामेंट में आप बोलते हो कि पार्लियामेंट भी वक्फ करना, मैं नहीं बोलता, क्लेम किया। हाँ, क्लेम किया। एक मिनट, बदरुद्दीन अजमल ने क्लेम। एक मिनट। बदरुद्दीन अजमल कोई मुसलमान इस्लामिक वो थोड़ी हो गए कि बदरुद्दीन अजमल किस हैसियत से वो क्लेम कर देंगे? बदरुद्दीन अजमल ने अगर प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर सकते हैं। बदरुद्दीन अजमल की हैसियत नहीं है कि बदरुद्दीन अजमल क्लेम कर देंगे। वो जो मस्जिद है पार्लियामेंट के सामने, वो रायसीना गांव की मस्जिद है। 1911 में जब लुटियन जोन बनाने की बात हुई, जब लुटियंस बनाने की बात हुई, तो इन 123 प्रॉपर्टी, जिसका बार बार पार्लियामेंट में बहुत बार जिक्र हुआ कि हम एक तरफ आप बोलते हैं, एक सेकंड सर, एक तरफ आप बोलते हैं मस्जिद नहीं कब्जाएंगे, दरगाह नहीं कब्जाएंगे, ईदगाह नहीं कब्जाएंगे, कब्रिस्तान नहीं कब्जाएंगे, लेकिन 123 प्रॉपर्टी का बार बार जिक्र करेंगे पार्लियामेंट में। उस 123 प्रॉपर्टी में 123 की 123 प्रॉपर्टी, ये 4 ही हैं जो अंग्रेजों से झगड़े के बाद 1913 के अंदर वक्फ को दी गई। ठीक है, यू आर राइट ब्रो। प्रियंका, क्या आपको लगता है वक्फ को लेकर
आपकी पार्टी को भी पॉलिटिकली कॉर्नर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना शिंदे गुट है वो बहुत सी बातें बोल रहा है, बहुत सी संज्ञा दे रहा है आपकी पार्टी को। एनी कमेंट? सबसे पहले तो मैं नहीं, क्योंकि मैं वो कमेंट करूंगी, पर उससे पहले मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं। जो फार्मा इंडस्ट्री को भी बाहर रखा है और एग्रीकल्चर को बाहर रखा है वो टेम्पररी सोल्यूशन है, कोई फुल वो नहीं है मेजर जो लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे भी आएंगे सूनर और लेटर, एंड आई थिंक 5 जून तक उन्होंने कहा वो डिसीजन ले लेंगे। रही बात, मैंने तो स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं की थी। स्टॉक मार्केट कम्स क्रैशिंग डाउन, वो तो ग्लोबली स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। मैंने कहीं एक बार स्टॉक मार्केट की बात नहीं की। मैंने कहा हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स पे प्रभाव पड़ेगा, इसके आपको टेंशन होनी चाहिए। आपको जनता को क्या, आप अगर विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे कि क्या क्या बात हुई, आप पूरी दुनिया में फैलाते फिरते हैं कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी खिसकाकर प्राइम मिनिस्टर को बिठाया। बढ़िया बात है, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत नवाजी जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, तो क्या हमारे लिए, देशवासियों के लिए क्या आउटकम है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या आउटकम है? मेरा सवाल ये था। अनफॉर्चुनेटली ही लिमिटेड इट टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनको ये सूट करता है ये एजेंडा करना। अब देश संकट में है। रही बात वक्फ को लेकर, जहां तक हमारा मानना है, आज अगर हिंदू टेंपल ट्रस्ट में कोई नॉन हिंदू बैठेगा, हम सबसे आगे आकर उसके खिलाफ बात करेंगे। अगर आप केदारनाथ ट्रस्ट देखें या आप अभी राम ट्रस्ट जो बना है, राम क्षेत्र तीर्थ ट्रस्ट, उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर कोई डीएम अयोध्या का मुसलमान होता है तो वो एडिशनल डीएम को वो चार्ज दे दिया जाएगा। आई मीन नॉन हिंदू होता है, आई डू नॉट वांट टू रिड्यूस इट टू जस्ट मुस्लिम्स। नॉन हिंदू अगर कोई होता है तो वो एडिशनल डीएम को दिया जाएगा। तो अगर हमने ये प्रावधान अपने लिए बनाए हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब वक्फ में मैनेजमेंट सिर्फ मॉस्क का नहीं होता है, ग्रेवयार्ड्स का भी होता है, रिलीजियस साइट्स का भी होता है, सब। इट्स अ वेरी एनकम्पेसिंग थिंग। तो हमारी कुछ ये था, हम बहुत क्लियर हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था। ये खुद वो मान रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए था, कि कुछ लोग बैठकर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी बता देते थे और वक्फ को जो रिटर्न्स मिलने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। तो रिफॉर्म होना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। पर जो अमेंडमेंट्स जेपीसी के माध्यम से रखे गए, जो इनके अलायंस पार्टनर्स हैं उनके आपने कर लिए, जो हमारी तरफ से आ रहे थे कि ये अमेंडमेंट भी अगर आप कर लोगे तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वो टोटली रिजेक्ट कर दिए गए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। भाई साहब ऐसा है कि कौन गैर मुल्ला, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, उसका सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, नहीं थी, ना ही रहेगी। आप नहीं बताएंगे कौन सी हिंदू पार्टी है, कौन सी हिंदू पार्टी नहीं है। किसने आपको ये ठेकेदारी दी है? कोई ठेका चला रहे हैं आप? मैं एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक बोध गया एक्ट है 1949 का, उसमें 1950 में संविधान आया। बुद्धिस्ट वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोध गया को लेकर कि वो उसमें नॉन बुद्धिस्ट ज्यादा हैं, बुद्धिस्ट कम है। टेंपल किसका है? बुद्धिस्ट का है। वो इनसे मांग कर रहे हैं उसको भी बदलाव करिए। नहीं, उसका बदलाव नहीं होगा। अभी हाल ही में आरएसएस की मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उसमें आर्टिकल स्ट्रेट, चलिए वक्फ की लैंड ज्यादा है या चर्चेस के पास, क्रिश्चियंस के पास लैंड ज्यादा है। यानी आपकी आंख सिर्फ लैंड में लगी है, और ये लैंड किसको जा रही है हम सब जानते हैं। पोर्ट किसको गया? अडानी को। एयरपोर्ट किसको गया? अडानी को। लैंड किसको गया? अडानी को। अभी ये जो क्रिश्चियन लैंड होगी, अभी उस पर भी विवाद शुरू होगा। फिर आएंगे आप लोग माइनॉरिटी के हकदार बनकर के हम ही रिफॉर्म्स लाएंगे। तो कहां तक ये लड़ाई चलेगी? यही मेरा एक सवाल। तो क्या शिवसेना में एक सवाल, क्या शिवसेना उबाटा इस वक्फ में जो प्रावधान बीजेपी की और एनडीए की सरकार लेके आई है उसके खिलाफ है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हमारे, अगर मैं क्लॉज बाय क्लॉज जाऊंगी, मैं आपको सब बता दूंगी। पर मैं एक मिनट, मैंने कहा शिवसेना यूबीटी कैन यू प्लीज अलाउ मी टू आई एम अलाउइंग यू। हाँ, सो डोंट इंटरप्ट। जी, हम लोग बिल्कुल रिफॉर्म के साथ है। रिफॉर्म होना चाहिए, पर रिफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो एक पूरे वर्ग को आगे लेकर बढ़े। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। जी, रही बात जो मैंने आपको बताया कि नॉन हिंदू अगर कोई डीएम बनता है तो वो उस टेंपल ट्रस्ट में नहीं आ सकता है। ऐसे ही आप नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मुसलमान के मन में शंका होगी कि क्या आप अपने लोगों को भरने का काम कर रहे हैं। एक मिनट। जी। हमने दूसरा हमारा था कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। हाँ, वो टीडीपी ने भी कहा, वो जेडीयू ने भी कहा, हाँ हम मानते हैं उसमें अमेंडमेंट हुआ। ये भी अमेंडमेंट हमने कहा कि जो वक्फ लैंड होगी बाय राइटिंग होगी, ओरली कोई वक्फ लैंड डोनेट नहीं कर सकता है, वो भी उसमें लागू किया गया। तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। अगर उन्होंने हमारी ये बात भी सुन ली होती तो मैं मानती हूँ कि हाँ, ये वक्फ रिफॉर्म शायद कांग्रेस पार्टी ने भी आप उनकी बात नहीं सुन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
देखिए मसूद साहब, अभी एंड अनइंटरप्टेड बोलिए। अभी सुधांशु भाई ने बात कही और बहुत सारे मुल्कों के उन्होंने उदाहरण दिए, बस यही आप अपनी बात के अंदर अपना आप ही अपनी मेरी बात कह गए। वक्फ कोई संस्था नहीं है कि सिर्फ संस्था की बात है। वक्फ मुसलमान का एक फरीजा है जो हर मुसलमान के ऊपर लागू होता है, और जितने मुस्लिम ममालिक आपने गिनवाए उन तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर इस्लामिक लॉज हैं और उसके अंदर वो वक्फ के हिसाब से चलने का काम करते हैं। और वक्फ हमारा धार्मिक कृत्य है। बस इतनी बात समझाने की तो बात है जो बात प्रियंका जी ने कही कि आप तमाम जगहों पर काशी विश्वनाथ के अंदर, मैंने एक बहुत छोटा सा बुनियादी सवाल पूछ लिया था अपने एक साथी से, जवाब नहीं दे पाए थे और दे भी नहीं पाएंगे। अगर आप मुझसे कुछ हिंदू रिचुअल्स के बारे में पूछेंगे, सनातन रिचुअल्स के बारे में, मैं सुपरफिशियली आपको सब बता सकता हूं, लेकिन अगर ज्यादा गहराई में जाकर के आप मुझसे बात करेंगे तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं जानता नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर आपके सुपरफिशियली कुछ मैं पूछूं आप बता देंगे इस्लाम के बारे में, लेकिन गहराई की तरह साथ नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आपका मुसलमान मसूद साहब, होना पर मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है केड़ा बीच में ना बोल। 2013 में जो कांग्रेस की सरकार ने एक्ट पास किया था, क्या वो संविधान से ऊपर नहीं था जिसके अंदर ओवर रीच थी वक्फ की? नहीं, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, कहीं नहीं थी। ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया। आप मुझे बताइए 16-17 ट्रिब्यूनल हैं, क्या तमाम ट्रिब्यूनल के फैसलों को रिव्यू नहीं किया जाता हाई कोर्ट से? ठीक इसी तरह से तमाम वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला, उसका भी रिव्यू हाई कोर्ट से हो सकता था। आपने कह दिया कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? आपने कहा कि वक्फ कहीं भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकता है। अरे वक्फ अगर इतना बड़ा पावरफुल था तो हम तो रोज पार्लियामेंट में जरा सा वक्त मिलता है, किसी कोने में जाके नमाज पढ़ लेते हैं, तो पार्लियामेंट भी वक्फ हो जाती। क्या नहीं हो सकता? जब तक वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ करने वाला है, जो वाकिफ है, जब तक वो उसका 100% ओनर ना हो, उस पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, तब तक वो वक्फ नहीं की जा सकती। हैं आनंद रंगनाथन बैठे हैं। ओके, बोलिए प्रियंका जी। मैं इनकी तरह आवाज रेज करके अपना पॉइंट नहीं रख सकती हूँ कि आप आवाज रेज कर दीजिए कि कोई दूसरा ना बोल पाए। मैं बस एक ही चीज कहूंगी, अभी मैं जब उनको सुन रही थी और इतना पैशनेटली मुसलमानों के अधिकारों के लिए बोल रहे थे, तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना ही याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। तो आज ये मॉडर्न डे जिन्ना कौन बनकर बैठे हैं, आज इनकी भाषा से बहुत स्पष्ट हो गया है। जहां बता रहे हैं अरे देखिए हम लोग क्या थे, हमें क्या कर दिया, तो ये इनका आप कह रहे हैं मॉडर्न डे जिन्ना है? बिल्कुल, जो उस दिन अमित शाह जी अमित शाह जी ने भी कहा, जिस औरंगजेब की कब्र में मरसिया पढ़ाने वाले को राज्यसभा आप भेजेंगे। के लिए करते हैं हम, मुसलमानों के लिए करते हैं हम, मुसलमानों के लिए करते हैं। ओके, डिस्कशन पूरा चेंज हो रहा है। ओके, बोलिए। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा। तो 1 सेकंड प्लीज, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट। मोदी जी होंगे 2047 में, 57 में, 87 में, 97 में, जो भी आपको बोलना है करिए। हैप्पी? आर यू हैप्पी? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? ओके, यू आर हैप्पी? देखिए 2047 में मोदी जी हमारे यहाँ हो ना हो, मगर इनके नेता इन्हीं की परिवार के होंगे। ये पार्टी अलग है। ओके प्रियंका, देन आई कम टू इंडिया अलायंस। ओके, ऐसा है, आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है, तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं जी, और कितने पारसी घर हैं? भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहां पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना, कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाले जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है। जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट बनकर गए थे यूएस में, और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो मेरे बस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है जी। जितने अधिकार से आप कहते हैं राहुल गांधी जी को बोलिए, आप इतने मोदी जी अधिकार के से लिए बोल नरेंद्र पाएंगे? मोदी जी के लिए आप बोल पाएंगे? क्या बोल पाएंगे आप मोदी जी के लिए? मोदी जी से सवाल पूछ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल हम पूछ सकते हैं। ऐसे बयान कभी मोदी जी के सुनाई पड़ते हैं? मोदी जी अगर बोले कि बीजेपी में स्पीकर सेल है तो जरूर 15 लाख खाते में तो मोदी जी ला रहे थे। एक सेकेंड, अमीश जी, मैंने कभी भी कोई भी पत्रकार से ये सवाल नहीं पूछा मोदी जी से पूछते हुए कि मोदी जी आपका मतलब क्या था जब आपने कहा कि आपके मंगलसूत्र खींचकर ले लिए जाएंगे? किसी ने पूछा है? मैंने नहीं सुना।
हो सकता है मैं मिस कर रही उसके हूं। लिए जिसने कोई कश्मीर इंटरव्यू देखा में- उसे समझ में आना मैं चाहिए। इंटरव्यू कश्मीर 1990 सबको समझ में आना। इंटरव्यू मैंने कोई देखा है, जिस अधिकार से भी आपने कहा कि आदित्य जी से पूछिए या राहुल जी से पूछिए, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उतने ही अधिकार से आप लोग, और मैं यही अपेक्षा करती हूँ अपनी मीडिया से कि हम राइजिंग भारत की जब बात करते हैं 2047 में हमारी मीडिया का क्या हाल होगा, इसके बारे में कभी आपने बहुत सोचा अच्छी है? बात कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए।